बात करते हैं थर्ड कैरेक्टर का, ग्रोथ। ग्रोथ इंक्रीजिंग जो है शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेल्स। इंक्रीज इन शेप, साइज, वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड ग्रोथ। आइए सुनिए समझिए यहां पर, इंक्रीज इन शेप, साइज, वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ सेल्स called growth। और जिनका शेप, साइज, वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ सेल्स एक्सेट्रा इंक्रीज हो रहा है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बट एक्सेप्शन आ गया ना, माउंटेन का भी शेप, साइज, वॉल्यूम, मास इंक्रीज होता है। बाउल्डर्स जो है, जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उनका भी जो है शेप, साइज, मास इंक्रीज हो रहा है। वाटर सोक्ड वुड का भी मास इंक्रीज होता है। क्रिस्टल्स का भी मास इंक्रीज होता है। सैंड ड्यून्स, SAND DUNES, सैंड ड्यून्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर मास इंक्रीज होता है। तो क्या हम स्नो माउंटेन या जो है क्रिस्टल्स, बाउल्डर, सैंड ड्यून्स और वाटर सोक्ड वुड जिनका जो है मास इंक्रीज होता है, शेप, साइज इंक्रीज होता है, क्या इनको भी हम लिविंग बोले? नहीं बोल सकते हैं। तो हुआ क्या, मैं बोलूं, ग्रोथ इन जनरल ग्रोथ कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। शेप, साइज, वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, बट ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी होता है। सो इन जनरल ग्रोथ कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझिएगा तो सुनिएगा यहां पर, ग्रोथ इज ऑल्सो शोन बाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैं बोलूं यहां पर स्नो माउंटेन्स, ठीक है, बाउल्डर्स, सैंड ड्यून्स, क्रिस्टल्स, वाटर सोक्ड वुड, ठीक है। तो इनका भी मास, वॉल्यूम, साइज, शेप इंक्रीज होगा। तो क्या इनको भी लिविंग बोले? नहीं। सो इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर मेंशन किया, दस इन जनरल ग्रोथ कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ कैन नॉट बी कॉल्ड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। नीड योर फुल अटेंशन यहां पर, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइए सुनिए, यहां पर मैं रख रहा हूं ग्रोथ को दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूं। ग्रोथ को मैं दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूं आगे की स्टोरी में। इंट्रिंसिक ग्रोथ, पहला टाइप लिया इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा टाइप लिया मैंने एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। Intrinsic growth that occurs from inside the body, extrinsic growth occurs outside the body, ठीक है। So intrinsic growth, it occurs from inside the body, ठीक है। It occurs extrinsic growth, it occurs due to deposition of materials outside the body,
outside the body. Intrinsic growth, it occurs collection या deposition of material inside the body, और extrinsic growth occurs deposition या collection of material over the body outside the body. तो सुनिएगा, it is found in living organism. It is found in living organism. It is found in living organism, and it is found in non-living object. Found in non-living object. Non-living object. It is found in non-living object. So, in general, growth cannot be called as defining property of the living organism, but can I say intrinsic growth? Surely called as defining property of living organism. Intrinsic growth, अंदर से ग्रोथ होना due to collection of material, accumulation of material जो बॉडी के अंदर हो रहा है. लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ इंक्रीज इन शेप, साइज, मास, नंबर ऑफ सेल्स. सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, वो भी इनसाइड द बॉडी हो रहा है ना. जो है माउंटेन का शेप, साइज, मास इंक्रीज हो रहा है, तो क्या अंदर से हो रहा है? नहीं, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ मटेरियल ओवर द बॉडी हो रहा है. पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? सो यहां पर तो सुनिएगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ इट इज डिफाइनिंग फीचर. It is defining feature of living organism. It is defining feature of living organisms. So intrinsic growth, in the language of growth, intrinsic growth defining feature होगा. In general growth defining feature नहीं होगा, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं. इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं मैं. थोड़ा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं. इंट्रिंसिक ग्रोथ इंटरनल फैक्टर के थ्रू होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एक्सटर्नल फैक्टर परफॉर्म करते हैं. सैंड ड्यून्स का बनना डेजर्ट वगैरह में ड्यू टू कलेक्शन ऑफ सैंड एट वन प्लेस. सैंड ड्यून्स का बनना इट इज बिकॉज ऑफ रिवर एक्सेट्रा. पॉइंट समझा कि नहीं? जो है वुड का साइज में, मास में इंक्रीज होना बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जब वो वाटर सोक करता है. जो है स्नो माउंटेन का मास, शेप और साइज इंक्रीज होना बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, कलेक्शन ऑफ स्नो ओवर द बॉडी. तो इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इंटरनली इंटरनल फैक्टर कंट्रोल करता है, और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो कि केवल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होगा. फिर से यहां पर छोटा सा बात मेंशन करके बात आगे बढ़ाते हैं. ग्रोथ अगेन ऑफ इट टू टाइप में डिवाइड कर रहा हूं, विथ रेफरेंस टू प्लांट एंड विथ रेफरेंस टू एनिमल. ग्रोथ यहां पर जो है अनलिमिटेड, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, और लिमिटेड डिटर्मिनेट ग्रोथ. अनलिमिटेड या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ occurs throughout lifespan. ठीक है. और लिमिटेड या डिटर्मिनेट ग्रोथ occurs up to particular age of life. ठीक है. ये प्लांट्स में होगा, इट occurs in plants and it occurs in animals. एनिमल्स में जो है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, बट वो भी स्पेसिफिक प्लेस पर. जो लास्ट जो है डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल्स का डिवीजन होता है. लेकिन प्लांट में हमने प्रीवियस चैप्टर में ही फिनिश किया ना, शूट के टिप पर शूट टेपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पर रूट टेपिकल मेरिस्टेम, और लैटरल साइड में वास्कुलर कैम्बियम, कार्प कैम्बियम, लैटरल मेरिस्टेम. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये केवल प्लांट में मिलता है. इसलिए प्लांट में जो है लीफ फॉल डाउन होंगे, नए लीफ आएंगे, ब्रांचेस नए बनेंगे, हाइट इंक्रीज होता रहता है थ्रूआउट लाइफ प्लांट में, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट. थ्रूआउट लाइफ इंक्रीज जो है ग्रोथ होता रहता है, जिसको हमने इनडिटर्मिनेट या इनफाइनाइट या अनलिमिटेड ग्रोथ बोला इन द प्लांट और इन द एनिमल. पर्टिकुलर एज तक जो है बॉडी का जो है शेप, साइज, वॉल्यूम, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा. आफ्टर द एज जो है ग्रोथ रुक जाएगा.
सेल्स ऐड होंगे, बट वो सेल्स बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन जो ऐड हो रहे हैं, डेड लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए ऐड होते हैं इन द एनिमल बॉडी। ठीक है, बात आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सुनिएगा। ग्रोथ के दो मेन कैरेक्टर्स, ग्रोथ के दो मेन कैरेक्टर, एक है इंक्रीज इन साइज या मास और दूसरा है इंक्रीज इन नंबर विथ रेफरेंस टू सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सेल्स एंड सेल्स, नए नए सेल्स के एडिशन से ही। समझा? ये नहीं कि जो है जब हम पैदा हुए तो जितने सेल्स थे वो सेल्स का साइज बढ़ता जा रहा है इसलिए हमारा हाइट और नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नंबर ऑफ सेल्स, ऐसा नहीं कि जो है एलिफेंट का जो है बॉडी साइज बड़ा है तो उसके पास सेल्स बहुत बड़े बड़े होंगे, नहीं, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होता है। ग्रोथ बेसिकली नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने से होता है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइए सुनिए समझिए, मैंने यहां पर बोला ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। पहला है इंक्रीज इन साइज स्लैश मास फॉलोड बाय सेल डिवीजन, that is increase in number of cells। हमने सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में सेल डिवीजन क्यों होना चाहिए बोला था। जैसे जैसे सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेल ऑर्गेनेल बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, वैसे वैसे साइज ऑफ द सेल बढ़ेगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है इंक्रीज होगा। तो सेल अपने सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करने के लिए डिवाइड करके न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना लिविंग बॉडी ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा सेल डिवीजन के थ्रू, और सेल डिवीजन होता है लार्ज साइज सेल में। तो कोई भी सेल सबसे पहले अपना साइटोप्लाज्म अपना प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से सेल का साइज इंक्रीज होगा। वंस साइज ऑफ सेल इंक्रीज हुआ फॉलोड बाय सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। दो कैरेक्टर है ग्रोथ के, बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं। हाइट इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है सेल्स के जो साइज में बड़े होने से नहीं, ग्रोथ हो रहा है सेल के नंबर इंक्रीज होने से। जाइगोट डिवाइड हो के एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के सेल डिवाइड हो के मिलियंस ऑफ सेल, और सेल डिवाइड होने से पहले अपना शेप और साइज इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज इन साइज या मास ऑफ सेल्स फॉलोड बाय सेल डिवीजन दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। आइए सुनिए समझिए, अगर मैं ग्रोथ के इस दो कैरेक्टर को लिविंग ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में ग्रोथ के इस दो कैरेक्टर को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेट करूं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा फॉलोड बाय सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। पॉपुलेशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा ना, क्या मैं बोलूं, समझेंगे। ग्रोथ in the language of unicellular organism, need your attention, growth and reproduction in the language of unicellular organism mutually inclusive process है, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस है जहां पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम है। अमीबा का ग्रोथ हुआ, आई नीड योर अटेंशन, अमीबा का ग्रोथ हुआ मतलब अमीबा के सेल का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, अमीबा के सेल का साइज इंक्रीज हुआ, अमीबा का मास इंक्रीज हुआ, इमीडिएटली अमीबा बाइनरी फ्यूजन करके नए सेल्स बना लेगा, और ये नए सेल्स अमीबा के प्रोजेनी बना लेंगे, अमीबा का पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। तो क्या मैं बोलूं, अमीबा में ग्रोथ followed by cell division results in increase in number of progeny, that is nothing but reproduction in unicellular organism. Growth and reproduction are synonymous, are same, represent mutually inclusive process। लेकिन हायर प्लांट्स हायर एनिमल्स में क्या नंबर ऑफ जो है सेल का साइज इंक्रीज हुआ, सेल का मास इंक्रीज हुआ, सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल बना, क्या डॉटर सेल बच्चे बना लेते हैं?
ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं। हमारे बॉडी में नए नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, सेल्स ऐड हो रहे हैं मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है मतलब उसके पहले सेल का साइज इंक्रीज हुआ होगा। तो क्या जो नए सेल्स बने ऐड हुए, क्या उससे नया प्रोजेनी बन रहा है? नहीं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ का मतलब साइज में इंक्रीज होना और सेल डिवाइड होना। क्या इससे रिप्रोडक्शन भी हो रहा है हायर ऑर्गेनिज्म में? क्या जो है सेल का साइज इंक्रीज हुआ, सेल डिवाइड होकर नए सेल्स बनाया, इससे हायर ऑर्गेनिज्म के बच्चे पैदा हो रहे हैं? और नहीं। तो क्या मैं बोलूं, एक्सक्लूसिव इवेंट है। सुनिएगा, समझिएगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बात पकड़िएगा, समझिएगा। उसके पहले सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स growth that is increase in size and mass of cell is followed by cell division, followed by cell division results in formation of new cells which represent progenies। ठीक है। सेल डिवीजन increases population size of unicellular organism। पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है? बच्चे पैदा करने से बढ़ता है, प्रोजेनी प्रोड्यूस करने से पॉपुलेशन बढ़ता है। और प्रोजेनी कैसे बन रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? सेल डिवीजन के थ्रू जो नए सेल्स बने। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो अमीबा, पैरामीशियम, हमने जो है सारी बातें किया है सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर में। सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, विथ रेफरेंस टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, विथ रेफरेंस टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। विथ रेफरेंस टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम सेम। ग्रोथ हुआ, सेल डिवीजन हुआ, न्यू सेल्स आए, दे बिहेव एज प्रोजेनी, मतलब रिप्रोडक्शन भी तो हो गया। तो सेल डिवीजन इक्विवेलेंट टू द रिप्रोडक्शन। और सेल डिवीजन क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द अमीबा एक्सेट्रा। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए मैं क्या पॉइंट मेंशन कर रहा हूं यहां पर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन are mutually inclusive event in unicellular organisms। ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन are mutually exclusive events in unicellular organisms, in multicellular organisms, mutually exclusive event in multicellular organisms। एक इवेंट जो दूसरे इवेंट का कॉज बनेगा, एक इवेंट जो दूसरे इवेंट का कॉज बनेगा, तो दोनों इवेंट को हम इंक्लूसिव बोलेंगे। ठीक है। सो सेल डिवीजन हो रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, नए नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वजह से प्लांट और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है ग्रोथ ही हो रहा है। लेकिन जो है सेल का साइज इंक्रीज हुआ, मास इंक्रीज हुआ, सेल डिवीजन के थ्रू जो है नए सेल्स आए, वो नए सेल्स नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ा रहे हैं, वो नए सेल्स प्रोजेनी के जैसा एक्ट कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव है, डिपेंडेंट है। पॉइंट समझा कि नहीं?
रिप्रोडक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, ग्रोथ इज ग्रोथ। रिप्रोडक्शन जब होना है तब होगा, मल्टीसेलुलर के लैंग्वेज में। ग्रोथ इरिवर्सिबल, आई नीड टू अटेंशन, ग्रोथ इरिवर्सिबल, याद आ गया। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं और पॉइंट मेंशन कर देता हूं। थोड़ी देर पहले हमने मेटाबॉलिज्म बताया था, जहां पर दो प्रोसेस होते हैं, सिंथेसिस प्रोसेस जिसको एनाबॉलिज्म बोला था, और ब्रेकिंग प्रोसेस जिसको कैटाबॉलिज्म बोला था। नीड योर अटेंशन, एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिज्म अगर ज्यादा हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म, सो ग्रोथ होगा। इसको हम पॉजिटिव ग्रोथ बोल सकते हैं। तो सुनिएगा, अगर जितना एनाबॉलिज्म हो रहा है उतना ही कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा, यहां पर एनाबॉलिज्म जितना नहीं हो रहा है उससे ज्यादा कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इसको हम डी ग्रोथ बोलते हैं, डी ग्रोथ या निगेटिव ग्रोथ बोलते हैं। जितना बना नहीं उससे ज्यादा तो ब्रेक हो गया, जितना जो है फॉर्मेशन है हुआ उससे ज्यादा जो है कैटाबॉलिज्म, उससे ज्यादा जो है ब्रेकिंग प्रोसेस हो रहा है, तो श्योरली ग्रोथ डाउनवर्ड जाएगा। जितना ब्रेक नहीं हो रहा है उससे ज्यादा बन रहा है, उससे ज्यादा स्टोर हो रहा है, तो ग्रोथ अपवर्ड जाएगा। और जब बनना और ब्रेक होना दोनों सेम है तो ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो ग्रोथ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन शेप, साइज, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड ग्रोथ। इन जनरल ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ इंक्रीज इन शेप, साइज, मास, वॉल्यूम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का भी होता है। जैसे मैंने बोला इंट्रिंसिक ग्रोथ फ्रॉम इनर साइड, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ कंपाउंड या मटेरियल ओवर द बॉडी फ्रॉम आउटर साइड एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होगा। पॉइंट समझा कि नहीं? ग्रोथ अनलिमिटेड प्लांट में होता है बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग सेल्स का प्रेजेंस। ग्रोथ लिमिटेड होता है एनिमल्स में सेल डिवाइड करता है बट लोकलाइज्ड प्लेसेस पर टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल के लिए। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में सेम है। ग्रोथ हुआ नहीं यूनिसेलुलर पेरेंट बॉडी का, तो वो डिवाइड होकर नए सेल बनाएगा, नए सेल वो उसके बच्चे होंगे। पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है इसलिए हमने म्यूचुअली इंक्लूसिव बोला। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ की वजह से सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन की वजह से सेल का नंबर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से मल्टीसेलुलर में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नए प्रोजेनी नहीं बन जाएंगे, जस्ट जो ग्रोथ होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पॉइंट समझा? तो ये सारी बातें हमने यहां पर मेंशन किया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। बात आगे बढ़ा रहे हैं, ये इरेज करता हूं मैं। नेक्स्ट कैरेक्टर लेता हूं मैं द लिविंग वर्ल्ड में या द लाइफ को, तो व्हाट इज लाइफ या व्हाट इज लिविंग को समझाने के लिए यहां पर नेक्स्ट कैरेक्टर लिया मैंने, फोर्थ कैरेक्टर रिप्रोडक्शन। नीड योर अटेंशन, मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट कैरेक्टर लिया मैंने रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नहीं, थोड़ा सा पॉज, फिर प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, मीनिंग बेसिकली बायोलॉजी के लैंग्वेज में होता है अगेन, मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन हमें मिला टू प्रोड्यूस अगेन। रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अगेन। व्हाट टू प्रोड्यूस अगेन? न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ same kind, same type. And who is going to produce again? Is nothing but mature individual या pre-existing parent या pre-existing individual. I need your attention. मैंने reproduction को define किया. Reproduction is process of producing offspring. Reproduction, it is process of producing offspring, progeny, new individual by pre-existing parent, by pre-existing organism, by mature individual, and the progeny should be of same type, should be of same kind, should be of same species. नेचुरल रिप्रोडक्शन में प्री एग्जिस्टिंग मेच्योर इंडिविजुअल अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल, नया प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। उस प्रोसेस को हमने रिप्रोडक्शन बोला। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर है। क्यों करना है रिप्रोडक्शन? करना ही है रिप्रोडक्शन।
क्यों करना है रिप्रोडक्शन? करना ही है रिप्रोडक्शन टू मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। किसी भी स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एग्जिस्टेंस मेंटेन होगा अर्थ पे तभी तक जब तक वो रिप्रोडक्शन करके न्यू जनरेशन, न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करते रहेंगे। और रिप्रोडक्शन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ यंग, अडल्ट एंड ओल्ड इंडिविजुअल्स का रेशियो। Reproduction, it is most fundamental characteristic of living organism where pre-existing parent, pre-existing mature organism produce new progeny, new offspring, new individual of same type, same kind, and reproduction is must for the maintenance of existence on the earth, for the maintenance of ratio between young adult and the old person। reproduction को मैंने define किया, मेंशन करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। तो रिप्रोडक्शन इट इज फंडामेंटल, इट इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सुनिएगा, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ, reproduction is process of producing, reproduction is process of producing new progeny या new offspring या new individual, कुछ भी बोल सकते हैं, new individual of same kind, of same kind, of same species, of same species by pre-existing mature organism, by pre-existing mature organism या by pre-existing mature parent। reproduction in living organism, it is must for the maintenance of existence of the species on the earth। so for a species, reproduction is must, reproduction is must to maintain existence, to maintain existence on earth, for survival या existence on earth, and ratio of young, adult and old members, old individuals। रिप्रोडक्शन स्पीसीज के मेंबर करने ही चाहिए, रिप्रोडक्शन करके न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना ही है। बट क्या रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एक्सेप्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर बोला जा सकता है? थोड़ा सुनो तो सही। म्यूल एक मैंने एग्जांपल लिया, वर्कर हनी बी एक मैंने एग्जांपल लिया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल मैंने एग्जांपल लिया। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। म्यूल जिसको हम खच्चर बोलते हैं, म्यूल हॉर्स और डोंकी का क्रॉस ब्रीड है, एक एनिमल है म्यूल जो हॉर्स और जो है डोंकी के बीच में ब्रीड करा के हमने म्यूल ऑब्टेन किया। दिस म्यूल जो बेसिकली जो है लगेज को कैरी करने के लिए जो है बनाया गया, ये म्यूल अपने जैसा नया म्यूल नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, मुझे फिर से म्यूल चाहिए, फिर से क्रॉस ब्रीड करना पड़ेगा। वर्कर बीज, हनी बी के सोसाइटी में 3 मेंबर होते हैं। हनी बी के सोसाइटी में जो है फर्टाइल फीमेल जिसको हम क्वीन बोलते हैं, स्टेराइल फीमेल जिसको हम वर्कर हनी बी बोलते हैं, और मेल्स होते हैं जिनको हम ड्रोन बोलते हैं। जो है ये जो स्टेराइल हनी बी है, जो स्टेराइल फीमेल है जिसको हम वर्कर बोलते हैं, जिसका नंबर बहुत ज्यादा होता है, फ्यू जो है फर्टाइल फीमेल होते हैं। हनी कोम्ब में जो है फर्टाइल फीमेल से ज्यादा थोड़ा ज्यादा जो है मेल्स या ड्रोन्स होते हैं। एंड हनी कोम्ब का फॉर्मेशन, हनी का फॉर्मेशन, टेकिंग केयर ऑफ न्यू यंग वंस, ये सारा काम करता है स्टेराइल हनी बी दैट रिप्रेजेंट स्टेराइल फीमेल, जो इवन जो है
स्टिंग भी कैरी करता है, जो है पॉइजन भी कैरी करता है। ये जो स्टेराइल फीमेल जिसको हम वर्कर हनी भी बोलते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आपने सुना होगा शादी हो गया है किसी कपल का और शादी के बहुत साल बाद भी बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं पर्टिकुलर ह्यूमन कपल का, जिसको हम इन जनरल बाज बोलते हैं। सुना होगा बाज हो गया, जिसको जो है शादी के बहुत साल बाद तक भी बच्चे नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टिलिटी का रीजन क्या है ये आप रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन 12th में अच्छे से समझेंगे। सो आई नीड योर अटेंशन। म्यूल, sterile worker honeybee, infertile human couple cannot reproduce, cannot participate in the process of reproduction। क्या मैं इनको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोलूं? नहीं बोल सकता। दे आर लिविंग। तो हुआ ना रिप्रोडक्शन सिंपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। आई नीड योर अटेंशन। हम द लिविंग वर्ड में व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लाइफ को कुछ कैरेक्टर के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जिसमें हमने जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म की बातें कर लिया। एक और कैरेक्टर लिया व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग को समझने के लिए रिप्रोडक्शन। बट रिप्रोडक्शन एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन का, इसलिए रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इरेज करके मेंशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां क्या बोला, जो है वर्कर हनी बीज, वर्कर हनी बीज। देन जो है हमने यहां पर बोला म्यूल और इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ठीक है। वर्कर हनी बीज इट रिप्रेजेंट स्टेराइल फीमेल, इट रिप्रेजेंट स्टेराइल फीमेल। Mule, it is also sterile, cannot reproduce. So these organisms cannot reproduce, cannot produce new progeny, new progeny. So I need your attention. यहां पर reproduction cannot be defining character, cannot be defining character of living organism, character of living organism। दो ही तरीके हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया इंडिविजुअल, मोर और लेस अपने जैसा नया इंडिविजुअल बनाएगा। प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट दो ही मेथड हैं, एक अपोमिक्सिस रिप्रोडक्शन करके, एक एम्फीमिक्सिस रिप्रोडक्शन करके। नाम सुना होगा ना, अपोमिक्सिस रिप्रोडक्शन और एम्फीमिक्सिस, नहीं सुना? अच्छा ठीक है, सिंपल कर देते हैं। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जा सकता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जा सकता है। मेंशन करते हैं टू मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला मेथड मैंने यहां पर मेंशन किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां पर मैंने मेंशन किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनकी बातें जो है जैसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा चालू करेंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांट किंगडम में हम असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें करते रहेंगे। और वेरी मच इन डिटेल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर आएगा 12th में, तो वहां पर हम असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे जो है मेथड्स की बातें करेंगे। यहां पर सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग, ये यूनिपेरेंटल होता है। असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर गैमेट फॉर्मेशन में बी प्रेजेंट, में बी एब्सेंट।
गैमेट फॉर्मेशन में प्रेजेंट, मोस्टली एब्सेंट, मोस्टली एब्सेंट। आई नीड योर अटेंशन। गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन एंड मियोसिस, and meiosis always absent during sexual reproduction, always absent। ठीक है, यहां पर माइटोसिस, माइटोसिस इज मेन सेल डिवीजन, main type of cell division that occurs in the asexual reproduction। asexual reproduction फास्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग है। asexual reproduction में मिलियंस ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे। asexual reproduction में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड होंगे वो among themselves as well as with the parent structurally and genetically similar होंगे, इसलिए प्रोजेनीज को हम क्लोन्स भी नाम देते हैं। तो थोड़ा सुनिएगा, asexual reproduction it is fast मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेस एनर्जी कंज्यूम होता है, लेस एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मोर प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड, मोर प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला प्रोजेनीज, प्रोजेनीज अमंग देमसेल्व्स, progenies among themselves as well as with their parents, with their parents, with their parent are structurally and genetically similar, structurally and genetically similar, genetically similar। ठीक है, there is no genetic variation and there is no एवोल्यूशन ऑल्सो। एवोल्यूशन और जेनेटिक वेरिएशन और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करने वाले स्पीसीज में लीस्ट होता है या एब्सेंट होता है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन एंड चांसेस ऑफ एवोल्यूशन, चांसेस ऑफ एवोल्यूशन is least, genetic variation and chances of evolution are least, बहुत कम होता है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलता है हम एक हमारे अनेक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, हम एक हमारे अनेक। वेरी सून, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लेस एनर्जी कंज्यूम करके असेक्सुअल करने वाला प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट मिलियंस ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। प्रोजेनी अमंग देमसेल्व्स सेम होंगे, पेरेंट से भी सिमिलर होंगे जेनेटिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के थ्रू होता है और माइटोसिस डज नॉट ब्रिंग द जेनेटिक वेरिएशन। माइटोसिस जेनेटिक वेरिएशन नहीं करता। आपने जो है, मैंने सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर में जेनेटिक वेरिएशन कहां पर होता है, मियोसिस के बेसिकली पैकेट इन स्टेज में, जहां पर जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। माइटोसिस इज द मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। बात समझ में आया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सुनिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे एक एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन, जैसे एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल ले सकता हूं, मैं जो है एल्गी का एग्जांपल ले सकता हूं, फंजाई भी आते हैं यहां पर, और यहां पर अमीबा भी एग्जांपल ले सकता हूं। ये आगे जाके और डिटेल में बातें होंगी। किंगडम मोनेरा जो कि बैक्टीरिया का किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म का किंगडम है, सब के सब बाइनरी फ्यूजन करके प्री एग्जिस्टिंग सिंगल पेरेंट ड्यूरिंग बाइनरी फ्यूजन स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा टू सेल्स में, और जो दो सेल प्रोड्यूस होंगे दे विल एक्ट एज न्यू ऑफस्प्रिंग। बाइनरी फ्यूजन, स्प्लिटिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। स्प्लिटिंग ऑफ फ्यूजन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इनटू टू डॉटर सेल्स को हम बाइनरी फ्यूजन बोल रहे हैं। यहां पर मैं ज्यादा डिटेल में टाइप्स को नहीं मेंशन कर रहा हूं, ये जो है जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आगे डिटेल में आएगा, थोड़ा सुनिएगा। एक और मैंने यहां पर टाइप लिया स्पोर फॉर्मेशन।
एक और टाइप यहां पर लिया, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर इज अ सेल जो है जर्मिनेट होकर नया ऑफस्प्रिंग बना सकता है। स्पोर रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर। स्पोर रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ जर्मिनेटिंग सेल which after germination will produce new organism। फ्यूचर में आएगा स्पोरेंजियोस्पोर, फ्यूचर में आएगा जूस्पोर, कोनिडिया, ऐसे बहुत सारे स्पोर आएंगे। विद द हेल्प ऑफ स्पोर सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल प्री एग्जिस्टिंग मेच्योर ऑर्गेनिज्म अकेले ही बनाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, और वो स्पोर नया ऑफस्प्रिंग बना लेंगे। सो यहां पर स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली फंजाई में होता है और एल्गी में होता है, फंगस और एल्गी। एक और यहां पर अगर मैं मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेना चाहूं तो बर्ड का फॉर्मेशन। बर्ड का फॉर्मेशन यूनिसेलुलर फंगस, नाम दिया मैंने ईस्ट, और हाइड्रा में बर्ड का फॉर्मेशन होता है। एक और टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले रहा हूं मैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, नीड योर अटेंशन। लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड लाइक बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, long filamentous thread like body of organism accidentally broken into small fragments, small pieces with due to fast wind current, due to water current या due to biological agent। if long filamentous thread like body of pre-existing organism broken into pieces, each pieces called fragment, or each fragment has ability to form complete organism। तो फ्रेगमेंटेशन में प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट का जो लॉन्ग फिलामेंटस बॉडी है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं एक्सीडेंटली, और ईच फ्रेगमेंट बाद में कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन बोला। सो यहां पर फिलामेंटस बॉडी ऑफ एल्गी एग्जांपल ले लिया। एल्गी में स्पाइरोगाइरा, फ्यूचर में आएगा यूलोथ्रिक्स, ये दो मोस्ट फेमस एल्गी है, ठीक है। फंगस में जो है, फंगस में भर भर के फ्रेगमेंटेशन होगा, हम फ्यूचर में बताएंगे। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर, और पूरे के पूरे ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर जो है, ये बेसिडियोमाइसिटीज में तो जो है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। सो फंगस के थ्रेड लाइक फिलामेंटस बॉडी को माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम के सिंगल फिलामेंट को हाइफा नाम देंगे, फ्यूचर में हम बताएंगे। यहां पर सिर्फ समझाने पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल रहा हूं। सो सिंगल फिलामेंट ऑफ फंगस to whom I am calling as hypha broken into small fragment, each fragment can develop into new fungus body। तो फंगस में हो सकता है ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम BGA शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी नाम देते हैं। इसमें मैं एग्जांपल मेंशन कर दे रहा हूं, जैसे नास्टॉक एनाबेना। सो द थ्रेड लाइक फिलामेंटस बॉडी ऑफ नास्टॉक एंड एनाबेना, जो कि बैक्टीरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन कलर के बैक्टीरिया, नॉट एल्गी। ये नाम जो है मिसनोमर है, फ्यूचर में आएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी किंगडम मोनेरा में हम डिटेल में समझेंगे। इनका भी बॉडी अगर फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया, ईच फ्रेगमेंट कैन डेवलप इनटू कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। और एग्जांपल यहां पर मेंशन कर रहा हूं, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, जो कि ब्रायोफाइटा डिवीजन का मेंबर है। सो मॉसेस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉल ऑन द ग्राउंड, जर्मिनेट करके ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर क्रीपिंग प्रोस्ट्रेट। मॉस में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जर्मिनेट करेंगे, क्रीपिंग प्रोस्ट्रेट पैरेलल टू द ग्राउंड, क्रीप करेंगे, ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा स्पोर जर्मिनेशन के बाद। थ्रेड लाइक ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर क्रीपिंग
structure formed after germination of spore in the mosses called protonema। और प्रोटोनिमा जो कि थ्रेड लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, अगर फ्रैगमेंट में ब्रेक हो गया, इस फ्रैगमेंट विल डेवलप इनटू न्यू मॉस, न्यू प्लांट बॉडी। फ्यूचर में ब्रायोफाइटा डिवीजन में हम इसको मेंशन करेंगे। सो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन दो टाइप का, थोड़ा सुनिएगा। रीजनरेशन, एक नॉर्मल रीजनरेशन जो कि बेसिकली आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया ही होगा ना, लिजार्ड्स में टेल जब ब्रेक हो जाता है, लिजार्ड में टेल जब ब्रेक हो जाता है उसके प्लेस पर नया टेल रीजनरेट हो जाता है। ये रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, हम ट्रू रीजनरेशन की बात कर रहे हैं। ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पर प्लानेरिया का, एग्जाम्पल लिया हमने यहां पर प्लानेरिया। कुछ ऐसा डायग्राम सिंपल सा रिप्रेजेंट करते हैं, प्लानेरिया का डायग्राम है। सो प्लानेरिया का बॉडी इधर लॉन्जिट्यूडनली या वर्टिकली छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाए तो ईच पीस हैज एबिलिटी टू रीजनरेट कंप्लीट बॉडी। सो लॉन्जिट्यूडनल ब्रेकिंग या वर्टिकल ब्रेकिंग ऑफ, लॉन्जिट्यूडनल ब्रेकिंग या वर्टिकल ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लानेरिया। तो प्लानेरिया का बॉडी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गया। यहां पर ईच पीस कैन रीजनरेट whole planaria body that represent new individual। so एक पेरेंट, एक प्री एग्जिस्टिंग प्लानेरिया है, वो एक्सीडेंटली बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया। सो इस पीस नया नया ऑर्गेनिज्म, नया नया प्लानेरिया बना सकता है। सो यहां पर स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में सिंगल पेरेंट अलग अलग टाइप के स्पोर बना के न्यू प्रोजेनी बनाएगा। बाइनरी फिजन, सिंगल प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाएगा दो डॉटर सेल्स में, दो डॉटर इंडिविजुअल में। बर्ड रिप्रेजेंट, सुनो सुनो सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं। बर्ड इट रिप्रेजेंट प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ। बर्ड इट इज प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ फॉर्म्ड ओवर द पेरेंट बॉडी। ठीक है, सो एक प्रोट्यूबरेंस या एक आउटग्रोथ जिसमें जो है न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म एक्सेट्रा रहेगा, पेरेंट के बॉडी के ऊपर बना, और ये आउटग्रोथ या प्रोट्यूबरेंस ऑन द नेम ऑफ बर्ड जब इनफ मैच्योर हो जाएगा तो डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से। डिटैच्ड प्रोट्यूबरेंस या आउटग्रोथ whom I am calling as bird will grow into new individual। बर्ड का फॉर्मेशन, किसी भी मेथड को मैं डिटेल में नहीं फिलहाल बता रहा हूं, आगे आएगा। पॉइंट समझा? फ्रेगमेंटेशन और ट्रू रीजनरेशन, ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप जहां पर सिंगल यूनिपेरेंटल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, माइटोसिस होगा, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। एक स्टेटमेंट मैंने दिया, ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन होगा, बट गैमेट फ्यूजन, मियोसिस और जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट फॉर्मेशन हेल्पिंग इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ नाउ बताओ, जल्दी से बताओ। सुना होगा आपने पार्थेनोजेनेसिस, नहीं सुना है आपने, फ्यूचर में सुनेंगे। पार्थेनोजेनेसिस जहां पर फीमेल के बॉडी में जो फीमेल गैमीट्स बनते हैं ऑन द नेम ऑफ एग्स या ऑन द नेम ऑफ ओवम सेल। सो अनफर्टिलाइज्ड ओवम या एग सेल ऑफ द फीमेल हैव एबिलिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। गैमेट बनाना, गैमेट बना फीमेल के बॉडी में, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, फीमेल गैमेट को हम एग सेल बोले। ये एग सेल ने डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, ये एग सेल ने डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो गैमेट तो बना लेकिन गैमेट फ्यूज नहीं हुआ। समझे? सो अनफर्टिलाइज्ड एग पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस बोलते हैं, पार्थेनोजेनेटिकली कैन फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। हनी बी, मेरे माइंड में एक एग्जांपल है, जूलॉजी में और भी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जब जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर चलेगा। हनी बी में जो मेल हनी बी होता है, हनी बी में जो ड्रोन या मेल हनी बी होता है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो एक ये भी एग्जांपल मैंने ले लिया जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होता है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली या मोस्टली इट इज बाई पैरेंटल, it is biparental, can be uniparental also, can be uniparental also in the language of hermaphrodite, in the language of monoecious plant या hermaphrodite bisexual organism showing self fertilization, showing self fertilization. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स वाले इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेंगे। जनरली बाई पैरेंटल होता है। मोनोइसियस प्लांट हमने जो है मॉर्फोलॉजी में अच्छे से समझाया था। मोनोइसियस प्लांट जिनके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल डाउन हुआ, तो यहां पर तो एक ही प्लांट इन्वॉल्व है ना। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो है एनिमल्स के लैंग्वेज में, लीच, जिसको हम जोंक बोलते हैं। लीच बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है और इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं। तो देख लीजिएगा जूलॉजी में, और भी जो है जब आप जो है जूलॉजी में फाइलम की बातें करेंगे तो फाइलम में भी बहुत सारे बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स की बातें होती हैं, जिसमें विद इन सिंगल ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं जो आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। ऐसा जरूरी नहीं कि बाइसेक्सुअल, ऐसा जरूरी नहीं कि हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही करेंगे, बट अगर करेंगे तो वो यूनिपेरेंटल हो जाएगा। सुनिएगा, यहां पर गैमेट फॉर्मेशन होगा ही होगा, गैमेट फ्यूजन होगा ही होगा, गैमेट फ्यूजन होगा ही होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है, और मियोसिस भी होगा। यहां पर मियोसिस भी होगा, आर प्रेजेंट। मोस्टली बाइपेरेंटल है, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोजेनी दो डिफरेंट पेरेंट के जेनेटिक कंपोजिशन कैरी करेगा, इसलिए द प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट दे आर स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली डिसिमिलर। सो सुनिएगा, प्रोजेनीज among themselves and as well as with parent, as well as with parent। बात समझिएगा, structurally and genetically dissimilar। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर जेनेटिक वेरिएशन एंड एवोल्यूशन इज हाई। थोड़ा सुनो तो सही, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। लेस नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल गैमेट को हम रिप्रोडक्टिव सेल या सेक्स सेल बोलते हैं। दो अपोजिट सेक्स वाले इन जनरली जो है इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। मियोसिस भी होगा, सेक्स सेल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज भी होंगे, जाइगोट भी बनेगा, जेनेटिक वेरिएशन आएगा, एवोल्यूशन के चांसेस हाई है, स्लो प्रोसेस है, एनर्जी टाइम कंज्यूम होगा पर रिप्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोजेनीज लेस नंबर में प्रोड्यूस होंगे। यहां पर प्रोजेनी आपस में एक ही पेरेंट के बहुत सारे प्रोजेनी है, बट ऑल द प्रोजेनी दे आर डिसिमिलर अमंग देमसेल्फ। सो
लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट्स, लोअर एनिमल्स, लोअर कैटेगरी के प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिकली मोस्टली जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोजेनीज आर जेनेटिकली स्ट्रक्चरली सिमिलर अमंग देमसेल्फ एज वेल एज विद द पेरेंट। हायर प्लांट और हायर एनिमल्स बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और ये न्यू ऑफस्प्रिंग मोर और लेस पेरेंट के जैसा सिमिलर होंगे, कंप्लीट सेम नहीं होंगे। नीड योर अटेंशन। रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी ऑफ सेम टाइप। लायन का बेटा लायन होगा, वुल्फ नहीं हो सकता। वुल्फ का प्रोजेनी वुल्फ होगा, डॉग नहीं हो सकता। डॉग का प्रोजेनी डॉग होगा, कैट नहीं हो सकता। कैट का प्रोजेनी कैट होगा, रैट नहीं हो सकता। रैट का प्रोजेनी रैट होगा, एंट नहीं होगा। एंट का प्रोजेनी एंट ही होगा। आई नीड योर अटेंशन। अगर नेचुरल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो नेचुरल रिप्रोडक्शन अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग, अपने ही जैसे स्पीसीज का मेंबर बनेगा। फ्यूचर में हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग जो है हेडिंग आएगा, वहां पर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को मिक्स करके टोटली डिफरेंट प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम कंपोजिट प्रोजेनी नाम देंगे। तो नेचुरल प्रोडक्शन सेम टाइप का, बताओ तो सही रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों जरूरी है, और रिप्रोडक्शन अगर फंडामेंटल कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म का तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिप्रोडक्शन, आई नीड योर अटेंशन, रिप्रोडक्शन को एग्जैक्टली आप इंडिविजुअल से मत जोड़िएगा। रिप्रोडक्शन आप स्पीसीज से जोड़िएगा तो रिप्रोडक्शन ऐसा तो है नहीं कि जो है स्टेराइल या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ऐसा तो है नहीं कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल रिप्रोडक्शन करके नया प्रोजेनी ना बनाए तो ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नहीं, ह्यूमन स्पीसीज में बहुत सारे इंडिविजुअल ह्यूमंस है। उन बहुत सारे इंडिविजुअल ह्यूमंस में कुछ ह्यूमन इंडिविजुअल इनफर्टाइल हैं, केवल वही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बाकी तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, जिससे ह्यूमन स्पीसीज का एग्जिस्टेंस मेंटेन है। स्टेराइल हनी बी हनी बी के स्पीसीज का एक मेंबर है। स्टेराइल हनी बी अगर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे तो क्या हनी बी का जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा? नहीं, फर्टाइल हनी बी और मेल हनी बी ये तो पार्टिसिपेट करके नए नए प्रोजेनी बना रहे हैं। समझे कि नहीं? और म्यूल तो वैसे भी स्टेराइल है, म्यूल का प्रोडक्शन क्रॉस ब्रीडिंग से होता है, तो म्यूल स्टेराइल ही हुआ। आगे हम बताएंगे म्यूल है, हिन्नी करके एक ऑर्गेनिज्म आता है जो हॉर्स और डोंकी होता है, उनके सेक्स को हम चेंज कर देते हैं। पहली बार फीमेल हॉर्स लिया, मेल डोंकी लिया, म्यूल का प्रोडक्शन होगा। फीमेल हॉर्स के बॉडी में हम फीमेल डोंकी का स्पर्म इंट्रोड्यूस किया तो म्यूल प्रोड्यूस हुआ। दूसरी बार हम मेल हॉर्स का स्पर्म फीमेल डोंकी के बॉडी में जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हिन्नी प्रोड्यूस होगा। तो ये स्टेराइल रिप्रेजेंट होते हैं। फ्यूचर में अच्छे से बताएंगे। नॉट नेसेसरी कि क्रॉस ब्रीडिंग से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमेशा स्टेराइल ही हों। आई विल टेल यू, लाइगर और टाइगॉन ये लायन और टाइगर के क्रॉस ब्रीड हैं और ये फर्टाइल होते हैं। क्या गेम है, बात की बात है। वेल यहां पर द लिविंग, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लाइफ को समझने के लिए कुछ कैरेक्टर हम जो स्टडी कर रहे हैं उस कुछ कैरेक्टर में रिप्रोडक्शन भी एक फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि डिफाइनिंग कैरेक्टर दो क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए। अनएक्सेप्शनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होने ही चाहिए और दूर दूर तक नॉन लिविंग, वेल यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं, प्लीज नीड योर अटेंशन, यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन रिप्रोड्यूस। सो रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा है। डिफाइनिंग फीचर का एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, लेकिन रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं हो रहा है, इसलिए रिप्रोडक्शन को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना, डिफाइनिंग फीचर नहीं माना। क्लियर है? ठीक है।
नेक्स्ट हेडिंग ले रहे हैं जो है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ।